अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पॉटलाइट के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। आप जानते हैं कि मुनीज़ जहांगीर सालाना तातीलात पर हैं, इसलिए उनका शो आज मैं होस्ट कर रही हूं। और आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे उस खबर से, उस अहम खबर से जो रावलपिंडी से आई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं NA-57 की, जहां से शाहिद खाकान अब्बासी को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है आर्टिकल 62-63 के तहत। और इस फैसले में जो जज जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब ने लिखा, उन्होंने एक शेर भी पढ़ा है, लेकिन इस पर खासा रिएक्शन सामने आया है साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये जो जज हैं ये खुद करप्ट हैं, ये मेरे बारे में इस तरह का फैसला किस तरह से दे सकते हैं, और अगर इन्होंने मुझे गाली दी है तो मैं भी इनका। और वो शेर जो लिखा था जज साहब ने वो ये था कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। उन्होंने फैसले में दीगर बातें भी की हैं, कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की आंखों में रोशनी और चमक देने के लिए उन अनासिर की सरकोबी के लिए सामने आना होगा जिन्होंने इस निज़ाम में अपने पंजे बुरी तरह से गाड़ रखे हैं। और एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि ऐसे अनासिर अगर मुकन्नना हैं तो भी सिवाय अपने मफाद पर मबनी कानून साजी के उन्होंने ऐवानों से आवाम के लिए कभी कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं दिया है, और इंतज़ामिया को अपने मज़मूम मकासद के लिए मफलूज करके रख दिया है। जज साहब के इस फैसले पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रद्द-ए-अमल जब दिया है तो उसके बाद उन्होंने नैब की कार्रवाइयों पर भी बात की है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अब हम देख रहे हैं कि नैब की कार्रवाइयाँ जो आगे बढ़ रही हैं, उसमें एक अहम फैसला ये भी आया था, नैब की जानिब से पुलिस को ख़त लिखा गया है। चूँकि साबिक खादिम आला पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ, उन्हें 5 जुलाई को तलब किया गया है, तो कहा यह गया है कि पुलिस उनकी जो तलबी है, जो हाज़िरी है, उसको यकीनी बनाए। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक और बड़ी खबर कालाबाग डैम के हवाले से आई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि इस डैम का बनना इंतहाई ज़रूरी है, कमेटी तश्कील दी जा सकती है, और ये जो सारा मामला है ये अना की नज़र हो रहा है। किसकी अना है, क्यों है, क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि आज के शो में हम कुछ वोटर्स की भी बात करेंगे। इलेक्शन बड़ा नज़दीक है, वोटर्स नाराज़ हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं, रिएक्शन सामने आ रहा है। आज मुराद अली शाह पर खासे बरहम दिखाई दिए वहाँ के वोटर्स, और उन्हें घेर लिया था, शदीद नारेबाजी की गई। मैं चाहूँगी कि हम आपको दिखा सकें कि इसके बाद मुराद अली शाह का रिएक्शन क्या था। कोशिश करेंगे आपको दिखा पाए इसी न्यूज़ प्रोग्राम में कि हमारे पास जो रिएक्शन आया मुराद अली शाह का, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर सहाफ़ियों ने किस तरह से रिएक्ट किया। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ मैं आपसे। हमारे साथ स्टूडियो में बड़ी मेहरबानी सर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब तशरीफ़ रखते हैं। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के साथ साथ अम्मार मसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रऊफ़ हसन साहब आपका भी, आपने आज हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं वापडा के। हमें बताएंगे कि पानी का जो ज़ख़ीरा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम तर होता चला जा रहा है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ियाउद्दीन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। अगर हम बात करते हैं सियासत की, पाकिस्तानी सियासत की, तो जूँ ये आगे बढ़ती जा रही है, हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे जो अखलाकियात है उसकी धज्जियाँ उड़ती चली जा रही हैं। इंतहाई गैर मुनासिब, गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो कभी भी हमारा खासा नहीं रही है हमारे पाकिस्तानी माशरे का। तो आप क्या समझते हैं, कसूरवार कौन है? क्यों इज़्ज़त, तकरीम, ओहदों का लिहाज सब ख़त्म होता चला जा रहा है? ये तो अखलाकियात का सवाल है। सियासत जब गर्म होती है, जब टेंशन्स बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कोई मसला, इतना कोई ख़ासकर इलेक्शन के ज़माने में लोगों का इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर लेना कोई इतनी बईद कयास नहीं है। जज को गाली का जवाब गाली से देना, देखें, जहाँ तक जजेस का ताल्लुक़ है या उसकी वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ कोई मैंने सवाल उठाना हुआ, तो मैं तो भुट्टो से शुरू करूँगा कि जुडिशरी ने अपनी ख़ुद की साख जो ख़राब की हुई है, और जस्टिस मुनीर उन्होंने जो हरकतें की हैं, और ये फिर जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल करते हुए हर सेशन में एक फ़ौजी एडवेंचरर का साथ दिया है, तो ये जुडिशरी ने अपनी खुद साख खराब की हुई है। ठीक है।
ये उन्हीं फैसलों का रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन है ना कि इस वक्त अगर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है, भुगत रहे हैं अपने प्रेडिसेसर्स के। सही। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखिए इलेक्शन के दौरान में मेरा एक सेल्फ होता है, मैं भी अब डिसीजन लेता हूँ कि किसको वोट दूँ किसको ना वोट दूँ। सही। लेकिन फिर एज ए जर्नलिस्ट मेरा एक यानी रोल होता है कि मैं अवाम को, अपने व्यूअर्स को या अपने रीडर्स को सही ट्रेंड्स बताऊं कि क्या हो क्या रहा है। अगर मैंने अपनी ख्वाहिशात को अपने प्रोफेशनलिज्म पे मैंने उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस दी तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ जुल्म कर रहा हूँ, यानी प्रोफेशन के साथ शायद यानी बेईमानी कर रहा हूँ। तो ये ना हो, जुडिशरी को भी मैं यही कहूँगा। आऊंगी और रऊफ साहब आपसे भी मैं तज्जिया चाहूंगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन वापडा इस वक्त मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब। मुजम्मिल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं हमारे लिए। मैं चाहूंगी आपसे बात करूं कालाबाग डैम पर। डैम मंजूर है, डैम नामंजूर है, ये बातें तो बहुत वक्त हो गया सुनते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, गलत भी हो सकती हैं, अगर मैं गलत हूँ तस्दीक कीजिएगा, कि जो वहाँ की मकामी आबादी है कालाबाग की, उसको कोई एतराज़ नहीं है कालाबाग डैम बनाने में। तो फिर ये ज़रा मुझे भी समझाइएगा, नाज़रीन को भी समझाइएगा कि फिर ये मामला क्या है, क्यों इतना तोल पकड़ता चला जा रहा है। जी देखें, कालाबाग डैम के जो मसले को समझने के लिए आप ये बुनियादी बात ये समझें कि ये उस सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम इज्तिमाई तौर पे एक ऐसी मुजरमाना गफलत का शिकार रहे हैं दहाइयों से कि एक ऐसा जो बुनियादी अंसर है जिस पे हमारी जिंदगी का दारो मदार है वो पानी है। और पिछले 30-40 साल से जब हमने एक गफलत का शिकार रहे हैं तो हमने ना तो पानी की स्टोरेजेस बनाई हैं और ना पानी को सही मैनेज किया है, ना पानी को सही कंजर्व किया है। और उसके साथ साथ जो हमारी नीड्स हैं वो फिनोमिनली एक हमारी जो आबादी में इजाफा हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो हमारा बुनियादी मसला मैं समझता हूँ वो आबादी का बढ़ना है और उसके बाद जो हमारी नाअहली है कि हमारे पास जो भी पानी के वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत हम नहीं रखते हैं। अब इन दोनों बातों की वजह से पानी का मसला बढ़ा है और हमारी स्टोरेज जो है वो जितना पानी हमें अवेलेबल होता है उसकी सिर्फ 10% हम सिर्फ स्टोर करते हैं और उसमें से बाकी जो है तकरीबन 90% वाटर है वो हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इरिगेशन प्रैक्टिसेस हमारी फरसूदा हैं। हम पानी ज़ाया करते हैं, हमारी कैनाल लाइन नहीं है, हमारी इवेपोरेशन परकोलेशन होती है, हमारी थेफ्ट होती हैं और उसके बाद जो हमारी इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, हमारे ग्राउंड्स, हमारी ज़मीन लेजर लेवलिंग नहीं करती है, हम अभी फ्लड सिस्टम से इरिगेशन करते हैं। तो ये सारे मसाइल को जब मजमूई तौर पे आप देखते हैं तो हमारे पास पानी की कमी हो गई है और इस कमी को पूरा करने के लिए दो बुनियादी चीज़ें हमें करने की जरूरत है कि जो पानी हमें सालाना मौजूद होता है उसको हमें स्टोर करना है और स्टोर हमने 76 के बाद कोई नए स्टोरेजेस नहीं बनाए हैं। हम मंगला, तरबेला, चश्मा के बाद बिल्कुल हमने स्टोरेजेस नहीं बनाए। अब 76 के बाद जब मेगा डैम नहीं बना तो पोटेंशियल तो हमारे पास जो है वो तकरीबन 15 से 20 डैम्स का है, लेकिन जो इकोनॉमिकली और टेक्निकली फिजिबल हैं उसमें कालाबाग डैम बहुत अच्छा डैम है, टेक्निकली और इकोनॉमिकली बहुत फिजिबल है। इसकी फिजिबल स्टडीज भी मुकम्मल है, इसके ऊपर डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन भी बन चुका है। लेकिन मैं काफी मौके पे ये बात कर चुका हूँ कि देखें कालाबाग डैम बनाने के लिए सबसे पहले आपको चारों सूबों का एक इत्तेफाक राय चाहिए और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे मुफीद डैम होने के बावजूद 3 असम्बलीज ने इसके खिलाफ करारदाद पास की हुई है जिसमें सिंध, केपी और बलूचिस्तान शामिल हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ तक इसकी अफादियत का ताल्लुक है, मैं बरमला कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद डैम है और इसको वी शुड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग इट यस्टरडे। लेकिन दूसरी बात है कि अगर हम इसको नहीं कर रहे तो जो डैम हम बना सकते हैं उनमें हमें तरजीह बुनियादों पे जैसे जाम रिपासा डैम है, मोहम्मद डैम है, उनके लिए हमने एक्विक से अप्रूवल ले चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है और हमारा मकसद है और हमारा इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव है कि हम
इसको लेटेस्ट पर mid-19 तक दोनों पे काम शुरू करा दें। ठीक है, दोनों पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कालाबाग डैम बनना चाहिए ये कहा है आप आज चीफ जस्टिस ने। दीगर क्या ऑप्शंस है, यकीनन इस पर भी मैं बात करूंगी। और अगर कालाबाग डैम के हवाले से कमेटी बनती है, अप्रूवल आ जाता है, तो फिर कितना वक्त लगेगा अब इसके बन जाने में और उसके बाद काम स्टार्ट करने में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शमसुल मुल्क साहब, जो कि साबिक चेयरमैन वापडा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए हैं। शमसुल मुल्क साहब, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं आपका, आपने आज हमें शो में ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल, आज मैंने देखा आपने अदालत में जो कुछ कहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो बातें आज आपने कोर्ट में बताई हैं, इनमें कोताही किसकी है? वो कौन सा दौर था, या यूं कह लें कि वो कौन सी शख्सियत थी जिसका ये गलत फैसला था, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इस पे जरा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ये समझता हूँ, और मेरे ख्याल में जो लोग इन सब हालात के साथ से वाकिफ हैं वो यही समझते होंगे कि ये जो कमी थी या जो कुछ हुआ है, गलती हुई है, ये हमारे हुक्मरानों से हुई है। जो कुछ लोग कहते थे वो बेसिकली, मैं अभी भी कहता हूँ, पहले भी मैंने कही थी ये बातें, ये इंडियन लॉबीज की बात थी। इंडियन लॉबीज पाकिस्तान में हर मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ रहा है, जिस तरह लाइक CPEC के खिलाफ है वो, तो यही वो इसके भी खिलाफ था। अच्छा। कालाबाग डैम के भी खिलाफ था। सही। और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है। अच्छा शमसुल मुल्क साहब, आप चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में थे, सारे हकायक आपने सामने रखे, आपने सुना कि साकिब निसार ने इस पर क्या रिमार्क्स दिए हैं। मैं चाहूँगी ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अब आपको सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस डैम के हवाले से आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। कुछ हो पाएगा? जिस कमेटी का जिक्र किया गया है कि बनाई जानी चाहिए या टीम तश्कील दी जाएगी, ऐसा कुछ हो पाएगा? देखें, बात यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं वो एक चीज में तो आप कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के हालात से नाखुश हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में, जिसमें फॉर एग्जांपल पूरे मुल्क में 46,000 डैम बने हैं, ये दुनिया में 46,000 डैम बने हैं, जिसमें अमेरिका ने 7,500, चीन ने 22,000, हिंदुस्तान ने 4,500 डैम बनाए हैं, पाकिस्तान ने इसमें 3 डैम बनाए हैं। ठीक है। और आपने आज कोर्ट में ये भी बताया सर कि ये डैम न बनने से, कालाबाग डैम न बनने से 196 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, इसमें आप कामयाब हों, कालाबाग डैम जो है वो जल्द से जल्द बन पाए। लेकिन अगर ये नहीं बन पाता है तो मैं आपकी जानिब आऊँगी मुजम्मिल हुसैन साहब के मुल्कों के पास अगर बहरानों की सूरत हाल में अगर एक ऑप्शन फेल हो जाता है तो दीगर बहुत से ऑप्शन रखे जाते हैं। तो ये तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर हम डैम्स की बात करें और कहा यह जा रहा है कि आइंदा जंगें जो हैं वो भी पानी ही के मसले पर होंगी, तो ये बड़ा अहम मसला है। कालाबाग डैम के अलावा कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास? देखें, आप वाकिफ होंगे इंडस कैस्केड पूरा, जो लोग जोग्राफी से वाकिफियत रखते हैं उनको मालूम होगा कि जो इंडियन हेल्ड कश्मीर से अगर आप नॉर्थ से अपने बॉर्डर से चलें तो सबसे ऊपर एक जगह श्योक है जहाँ पे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास है, वहाँ हम डैम बना सकते हैं जिसमें कम से कम 4 से 5 मिलियन एकड़ फीट वाटर आ सकता है। उसके बाद स्कर्दू इटसेल्फ जो है वहाँ पे डैम वाटर स्टोरेज का बन सकता है। उसके बाद अगला डैम जो है वाटर स्टोरेज का हमारे पास दियामिर बासम है, जिसकी अभी हमने एक्निक से अप्रूवल ली है। फिर अकोडी डैम है हमारे पास पिंडी घेप के पास, उसमें स्टोरेज है। और एक मोमन है जो दरिया सवाब के ऊपर है, जिसमें तकरीबन उसका जो ग्रॉस कैपेसिटी है 1.2 मिलियन एकड़ फीट वाटर, सारे बन सकते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि जब आप ये वाटर स्टोरेजेस नहीं बनाएंगे, आपका पानी जो समंदर में जाता है वो ज़ाया होता रहेगा। और जो एरेटिक बिहेवियर पानी का है, जब पानी आपको अवेलेबल है उस वक्त आप उसको सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, ताकि उस वक्त जब पानी अवेलेबल नहीं है बाकी 9 महीने साल में
आप उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जो हम तकरीबन 90% पानी अपना इरिगेशन प्रैक्टिस पे इस्तेमाल करते हैं, उस पे हमें फ़ौरन अपने सारे निज़ाम में तेज़ी लानी पड़ेगी और कम से कम वहाँ से 30-40% पानी को हमें बचाने के। ठीक है, 30-40% पानी बचाने के लिए फौरी तौर पर हमें तमाम जो प्रोसेस उसमें काफ़ी तेज़ी लाना पड़ेगी। अमार मसूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कालाबाग डैम की हम बात करें, सियासत पर भी यकीनन मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन आप क्या राय रखते हैं कालाबाग डैम पर? क्यों इतने अरसे से अगर ये डैम नहीं बन पा रहा है तो दीगर ऑप्शंस भी तो थे हमारे पास। भाई ये बात है कि पानी का मसला तो पाकिस्तान के लिए और दुनिया के हर मुल्क के लिए बहुत अहम मसला है। हमें पानी की शॉर्टेज का भी मसला है। ये हमारी हुकूमतों की कोताहियाँ रही हैं कि हमने ये काम नहीं किया और इसमें हमारे दौरे आमरीत और दौरे जमहूरियत दोनों पूरी तरह शामिल हैं कि उन्होंने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। दौरे जमहूरियत वालों को थोड़ा सा मार्जिन इसलिए मिल सकता है कि उनके पास सांस लेने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती और उनको 5 साल अगर वो पूरा कर लेते हैं तो बस यही अचीवमेंट होती है। इसके अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते। उनकी लिमिटेशन ये भी होती है कि उनके सामने एक अपोजिशन भी होती है, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना होता है, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ना होता है, आवाम को भी खुश करना होता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर वो काम अमूमन नहीं करते, जो कि गलत बात है। मैं किसी तरह भी उसको फेवर नहीं कर रहा, करना चाहिए। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या ये चीफ़ जस्टिस साहब का काम है कि एक दिन अचानक ख्याल आए और डैम बनाने का अनाउंस कर दें या लोगों को हुक्म दे दें? मेरे ख्याल में ये उनके मनसब के शायान शान बात, मेंबरान का फैसला होना चाहिए। और ख़ास तौर पे कंट्रोवर्शियल डैम लाइक कालाबाग डैम जिसको सियासी मसला बना दिया गया। जो सियासी मसले हैं ना, अगर उन्हें सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो उनके बड़े ज़रूरत नताइज निकलते हैं। आप किसी भी कौम पर, सूबे पर, इलाके पर कोई फ़ैसला अगर इम्पोज करेंगे तो उसका रद्द अमल होता है और हमने बहुत ट्रेजेडीज़ देख ली हैं। हम मज़ीद किसी रद्द अमल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो बेहतर यही है कि ये बहुत अहम फ़ैसला है, डैम बनना चाहिए। ये डैम नहीं, और बहुत से हैं डैम बनने चाहिए, लेकिन ये इस मसले का सियासी हल होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये सियासतदानों ने फैसला करना है और अगर कोई सियासी क़यादत इस मुल्क में ऐसी है जिसको इस बात से इख्तलाफ है तो उनसे डायलॉग होना चाहिए। बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग होगा, नहीं होगा, और अगर मुज़ाकरात होते हैं कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, अमार मसूद साहब और रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कालाबाग डैम पर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बस ये भी बता दीजिएगा साथ में कि ये जो कहा गया है कि अना की नज़र हुआ है, ये डैम किसकी अना की नज़र? पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की नज़र हुआ, अगर वो कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, वो डिक्टेटर्स की भी थी और वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स की भी थी। बिल्कुल सब लोगों ने किया है। जनरल ज़िया अगर बनाना चाहते तो कोई उनको रोक नहीं सकता, तो उन्होंने ऐसे इतने काम किए हैं जो कि किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो ही नहीं सकते। मुशर्रफ भी अगर बनाना चाहते तो उनको कोई नहीं रोक सकता था। ये जो जस्टिस इफ्तिकार साहब ने और इनकी पूरी कोर्ट ने उनको 3 साल का टाइम दिया था कार्ट ब्लांश का, कि आप चाहें तो अपनी कलम की जुम्बश से कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दीजिए, जो फिर बाद में सारी कौम के बड़े डार्लिंग किस्म के चीफ जस्टिस बन गए इफ्तिखार साहब। तो ये हो सकता था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जबकि मेरे फाजिल दोस्त पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए तैयार है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं फ़ील करता हूँ कि ये ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिक्टेटर्स तो आते हैं, गलत आते हैं, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हम में से शायद तीनों में लोग बैठे हुए हैं, किसी ने भी कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग बार बार उनके खिलाफ लिखा, उनके जाने की बात की। लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंसेंसस क्रिएट करवाए। जो स्टेटमेंट्स चंद पॉलिटिशियंस दे रहे हैं उनकी ज़रा अगर आप थोड़ी सी देख लें कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स है, तो शायद आपको
इस चीज़ का एहसास हो कि यहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि डिवाइसिवनेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई है। और वो माई डेड बॉडीज़ स्टेटमेंट जो कि 2-3 लीडिंग पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा है कि जी कालाबाग डैम हमारी वो माई डेड बॉडी ये बनेगा। तो ये कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए। जहाँ रियासत की बात आती है वहाँ रियासत के इंटरेस्ट को फौकियत बरतनी चाहिए रादर दैन कि किसी एक कंस्टिट्यूएंट बॉडी के। मैं मानता हूँ कि 3 प्रोविंसेस ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं ये भी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ कि आज तक कालाबाग डैम के ऊपर एक रैशनल और एक प्रैग्मेटिक डिस्कशन नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुई है। उन्हीं 3 प्रोविंसेस को जिन्होंने ना की हुई है उनको लेके बैठिए, एक प्रैग्मेटिक और एक रैशनल डिस्कशन करें और देखिए कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये रियासत के लिए ज़रूरी है, और उसमें उन लोगों की जो रिजर्वेशन है, उन तीनों सूबों की जो रिजर्वेशन हैं, क्या हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल उन रिजर्वेशन को एड्रेस कर सकते हैं अगर कोई एक शख्स या एक कोटरी ऑफ पीपल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक डोमिनेंट पोजीशन में है, वो बैठ के एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें। तो हम वो हर कोई काम है। शमसुल मुल्क साहब को आपने बुलाया था, ये वो शख्स है जो पिछले 35 साल से कालाबाग डैम के लिए लड़ रहा है। मैंने ज़ाती तौर के ऊपर मैं इनसे मिला हूँ। इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स बैठे हुए हैं। आप जाके बैठिए, आप कभी उनसे टाइम लेके जाइए उनके पास और ही वुड मीट यू विलिंगली। वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रूव करेंगे कि कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो हम क्यों एक प्रैग्मेटिक डिस्कशन नहीं करते? हम क्यों हर चीज़ को पॉलिटिक्स की नज़र कर देते हैं या डिक्टेटरशिप की नज़र कर देते हैं? ये नहीं करना चाहिए। इस मुल्क को ज़रूरत है कालाबाग डैम के अलावा भी एक प्रैग्मेटिक डिस्कोर्स की, और वो प्रैग्मेटिक डिस्कोर्स जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस को, अब जो नई हुकूमत आती है उसको चाहिए कि उसको इनिशिएट करे और उसका जो स्कोप है उसको एक्सपैंड करे, और पॉलिटिक्स रियासत के जो मफादात हैं वो पॉलिटिक्स की नज़र मत होने दे। और वो जब तक नहीं होगा, देखिए एक छोटा सा और बात करूँगा, वो कॉस्ट जो है, जो एनर्जी की कॉस्ट है, 22 रुपए के ऊपर आपको यूनिट मिलता है इस वक्त जो आईपीपीस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। हाइडल से अगर आप वही बिजली पैदा करेंगे तो 3 रुपए में आपको मिलेगी। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा था जी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती पॉलिटिकल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्यों नहीं बनाती? कि जी 5 साल में वो ख़त्म नहीं होगा, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। मैं एक बड़ी मज़ेदार आपको कहानी सुना सकता हूँ शरीफ ब्रादरान की, जो कि मैंने अपनी कानों से सुनी, मेरे सामने बयान की गई थी कि एक मेजर प्रोजेक्ट था जो इस चीज़ के नज़र कर दिया था कि अगर वो बनाते शरीफ की पंजाब में तो उसका क्रेडिट जो है वो परवेज़ अलाई साहब को मिलता है, क्योंकि वो अप्रूव करवा चुके हुए थे। वो लंबी कहानी है बैठ के। तो क्यों नहीं करते ये? चलें एक कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी बना लें, उसका क्रेडिट भी ले लीजिए, लेकिन जो रियासत की ज़रूरत है, जो मुल्क की ज़रूरत है, उन प्रोजेक्ट को भी इनको इनिशिएट करना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट्स की बात की है तो अभी आजकल 56 कंपनीज का बड़ा जिक्र हो रहा है, 56 कंपनीज जिसके ऊपर नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं हमारे साहब के उस पर बड़ा शदीद रिएक्शन आ रहा है। कहा यह जा रहा है स्पेशली नून लीग की जानिब से कि ये इंतखाबात से कबल धांधली है। अब तो बाकी जमातों के साथ भी तो हुआ, सिंध में भी हमने देखा था कि नैब ने ऐसी कार्रवाइयाँ की, लेकिन ये जो अभी वक्त है इंतखाबात से पहले का इन कार्रवाइयों के लिए, इसे बड़ा करार दिया जा रहा है। जी, वो जो है ना सूरत हाल अब हमें बहुत वाज़ेह होती नज़र आ रही है। पहले ये होता था कि ये कार्रवाइयाँ किसी ढके छुपे अंदाज में होती थी, किसी पॉलिटिकल अपोनेंट के नाम पर होती थी। अब शायद ये नवाज शरीफ के नैरेटिव का असर है जो उन्होंने हमें बार बार ये बताना शुरू किया कि 70 साल से यही हो रहा है, वोट की हुर्मत नहीं मिल रही, वोटर को तकरीम नहीं मिल रही, जमहूरियत की इज़्ज़त नहीं हो रही। तो फिर इसके मुकाबले में कोई और पॉलिटिकल, पहले तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में लड़ाया, इस दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शिद्दत से इन इशूज़ पर नहीं लड़ी, तो इसके लिए नैब जैसे इदारे यूज़ हुए, अदलिया भी है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो हमें इस बात का सबूत देते हैं कि इलेक्शन के रिज़ल्ट को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी ये कमरुल इस्लाम साहब का ही किस्सा आप ले लीजिए, जो चौधरी निसार के सामने बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, उनका काम भी है, और अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ पहले उनको एक क्लीन चिट जारी की गई थी नैब की जानिब से, लेकिन जो इन्हें समझ नहीं आती और समझ आनी चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयों से रिएक्शन आता है। ये अब अयूब खान का दौर नहीं है या ज़ियाउल हक का दौर नहीं है कि आप लोगों को कोड़े मारेंगे। उसका रिएक्शन इतना शदीद आया कि अगर चौधरी निसार की नशिस्त जीतने के पहले कुछ इम्कानात थे, तो जो 12 साल का उनका बेटा कह रहा है, जो उनकी 17 साल की बेटी असवा कह रही है,
उसने उस नैरेटिव को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि अब हकीकी मानों में चौधरी निसार के लिए वो नशस्त जीतना मुश्किल हो गई है। कमरुल इस्लाम साहब को हम सारे या पूरे पाकिस्तान का मीडिया चंद दिनों पहले नहीं जानता था उस तरह से, लेकिन जिस तरह से जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसे मामलात में क्रिएट होती है। सही हमारे साहब, मैं आपसे इस पर मज़ीद भी बात करूंगी, लेकिन ज़िया साहब ये बड़ी अहम बात की है अभी अमार साहब ने कि इसका जो रिएक्शन है वो कुछ और आ सकता है, यानी ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा नून लीग को हो सकता है जो कार्रवाइयाँ, और आप भी ऐसा समझते हैं? जी मेरा भी यही ख्याल है। वो लगता ये है कि जो लोग चाहते थे कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उसकी पार्टी टूट जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस ये हो रहा है कि राइट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो 26 दिन रह गए हैं, तो उन्हें महसूस ये हो रहा है कि दैट पार्टी स्टिल इंटैक्ट। वो 10-12 जो इलेक्टेबल्स जो उन्होंने ज़बरदस्ती फ़ोन करके इधर कर दिया था PTI की तरफ, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट इज़ देयर सॉलिड। तो अब नाउ दिस ए पैनिक रिएक्शन। अब जो नैप को इस्तेमाल कार्रवाइयां जो आप समझ रहे हैं, मुशर्रफ साहब ने नैप को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को तोड़ा था, पेट्रियट्स बनाया था, वो एग्जैक्टली वही। असल में उनके पास जो है ना जो तरीके हैं वो यही हैं जो 70 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस वक्त इट्स अ टोटल पैनिक। लेकिन अब की बार आप कह रहे हैं तरीका गलत पड़ेगा, इसका फ़ायदा जो है वो नून लीग को हो सकता है। मैं इस पर अमार साहब से बात कर चुकी हूँ, रऊफ हसन साहब का भी तज्जिया लेंगे कि ये जो सूरत हाल है नैब की जो कार्रवाइयाँ, इसका असल में फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको हो सकता है, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्पॉटलाइट में एक बार फिर से खुशामदीद, और अब कुछ बात करेंगे नैब की कार्रवाइयों के बाद आने वाले इलेक्शंस की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ असरअंदाज हो सकती हैं। रऊफ हसन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम ये देख रहे हैं कि एक हल्के से एक ही शख्स के कागजात मंजूर होते हैं, दूसरे से मुस्तरद हो जाते हैं। अभी रिसेंटली शाहिद खाकान अब्बासी के साथ ये हुआ है। तो ऐसा क्यों है? कानून एक है, तशरीह अलग अलग है मुख्तलिफ हल्कों में। एक छोटी सी बात करूंगा। अभी यहाँ बात हो रही थी कि जी किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हो रहा है। जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता है उसको कभी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो एक परमानेंट फीचर होना चाहिए माशरे का, और ये जारी रहना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि किसका नुकसान है और किसका फ़ायदा है उसमें। देखिए, इसको इट हैज़ टू बी, इट शुड नॉट बी पोलिटिसाइज्ड। अनफॉर्चुनेटली जो आपका जो दूसरा आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी मैं ये कहूँगा कि पोलिटिसाइजेशन की वजह से ये आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का हर अदारा, पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको पोलिटिसाइज़ किया जा चुका हुआ है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसके ऊपर लिखा भी था कि जी एक ही शख्स के बारे में 5 डिफरेंट आरा या 4 डिफरेंट आरा कैसे हो सकती हैं, जबकि आपके सामने ब्लैक एंड वाइट पेपर पड़ा हुआ है जिसको आपने इंटरप्रेट करना है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी इंटरप्रिटेशन एक करूँ, मैं कहूँ जी कि ये सादक और अमीन है, और वही बंदा दूसरा बैठा हुआ है वो कहे जी कि ये सादक और अमीन नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट कर दूँ। इमरान खान का एक क्लासिक केस है। 5 उसने कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए थे, 3 में अप्रूव हो गए, 2 में रिजेक्ट हो गए। तो ये हर कोई बंदा अपने तय अपनी एक एनालिसिस करके या अपनी पसंद और नापसंद की बेसिस के ऊपर कैंडिडेट्स को डील करने की कोशिश करता है। इससे अदारे मजबूत नहीं होते, इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होती है। और ये वो बहुत सारे मसाइल में से एक मसला है जिसको कि हमें करेक्ट करना है, जिसको हमने दूर करना है। लेकिन वो कौन करेक्ट करेगा? क्योंकि मैंने देखा है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने ये देखा है कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है ये कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। आज भी जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, अगर कोई एक अदारा, मैं फील करता हूँ, बिल्कुल ज़िया साहब ने शुरू में फरमाया था, बिल्कुल ठीक फरमाया था कि जुडिशरी जो एक सबसे ज़्यादा टार्निश्ड इदारों में से एक अदारा है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बेसिस के ऊपर इसने डिक्टेटरशिप्स को भी जस्टिफाई किया हुआ है, लेजिटिमाइज किया हुआ है, नहीं करना चाहिए थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलिए किया, सब कुछ है उस तरह से। तो हर अदारा, फ़ौज के बारे में भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई अदारा किसी नहज के ऊपर आके एक ठीक काम करने की कोशिश कर रहा है तो बहसियत एक पाकिस्तानी के मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको ना सिर्फ सपोर्ट करूँ बल्कि इनकरेज करूँ। मुझे नज़र आ रहा है, और मैं इतना बड़ा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ये सारा जो आप हमें गन नज़र आ रहा है इस वक्त, इसमें से कोई इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए अच्छाई निकलेगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रियासत के अदारे जो हैं अगर वो काम कर रहे हैं, गलतियाँ करेंगे, मैं ये नहीं कहता वो परफेक्ट हैं, मैं ये नहीं कहता वो गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलतियां कर भी रहे हैं तो अगर वो कोई इसमें से अच्छा निकल रहा है तो हमें चाहिए कि उनको इनकरेज करें, उनको और बेहतर काम करने की जो है ना वो तकलीद करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में। अमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली अभी जो हल्कों की बात हो रही है,
मरियम नवाज साहिबा का हल्का दोबारा से तब्दील किया गया है, ये दूसरी बार हुआ है कि उनका हल्का चेंज हुआ है, तो क्या किसी किस्म का कोई खौफ है, वजह क्या है? आपके सवाल, मुझे पता है आपके प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है, जिस तरह की सूरत हाल है ना, बाज़ औक़ात तो दिल चाहता है कि आदमी इनको कहे कि इतना कह देना काफ़ी। ठीक है जी, अब इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, ये इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, ये समझ रहे कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, कोशिश ये की जाती है, यही कहना चाह रहे हैं हमारे साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है जी, ज़ियाउद्दीन साहब, इलेक्शंस की बात हो रही है, हलकों की तब्दीली की बात हो रही है, तब्दील एक और चीज़ भी बड़ी दिखाई दे रही है, नून लीग की अगर मैं बात करूँ, वो है बयानिया। बड़े भाई कुछ कहते हैं, छोटे भाई कुछ कहते हैं, बड़े भाई को खलाई मखलूक दिखाई देते हैं, छोटे भाई कहते हैं कि ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ नहीं, इन्होंने जो कहा कि वो चूज़ कर लें, 1985 में यही हुआ था। लेकिन जो आप कह रही हैं, यानी एक और मसला आ गया है दरमियान में। यानी मुझे पीटीआई बहुत पसंद है, इमरान खान भी बहुत पसंद है, लेकिन 2013 के इलेक्शन में जो उनका वेव था ना, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह से भी पैनिक हुआ है वो उन लोगों में जो इंजीनियर करते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न इन्होंने बिटवीन 2013 एंड नाउ कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इनकी, कुछ इमरान की, जिसकी वजह से हाँ हो सकता है कि कुछ ब्लंडर्स भी हुए हैं, तो जिसकी वजह से उनके जो ग्राफ जो चढ़ रहा था ना, वो स्टैटिक हो गया, जिसकी वजह से जो इंजीनियर करते हैं इलेक्शन, उन्हें वो बड़े पैनिक हो गए, जिसकी वजह से ये नैप का सिलसिला फिर शुरू किया इन्होंने जल्दी से कि भाई किसी तरह से जो है ना इनको काबू किया जाए PMLN को। लेकिन अगेन आई वुड से कि वो फ़ायदा जो है ना PMLN को ही हो रहा है जिसका। ठीक है जी, जी जी जी, हमारे से बात कर दूं, वो हमने शेर व शायरी की जिक्र किया और एक मुख्तसर सी नज़्म है 3-4 लाइनों की, प्लीज हमारे पास 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी कि फ़क़ीह शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब करना ही पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। वाह, बहुत खूब अमार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में थे, और ज़ियाउद्दीन साहब आप हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ रऊफ़ हसन साहब थे, सॉरी माजरत आपको वक्त कम मिला, लेकिन हमारे पास वक्त था ही कम। नाज़रीन, अभी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मैच्योरिटी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले सवाल हम किया करते थे, जवाब जो है सियासतदान देते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे आवाम यानी आप भी सवाल करने लगते हैं, और इससे लग ये रहा है कि अब जो रोशन है हमारा पाकिस्तान, जो कल आने वाला उसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। सवालात का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, जवाबात का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। अगर आप मज़ीद खबरों से भी आगाह रहना चाहते हैं, स्पॉटलाइट भी देखना चाहते हैं, तो आज के साथ जुड़े रहिए।